गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम रहेगा मानव में रासायनिक समन्वय, यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशंस इन ह्यूमन। और जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, मैंने हेडिंग भी डाल रखी है, यानी कि न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी से अपन स्टार्ट करेंगे और पूरा इसको विस्तार पूर्व अध्ययन धीरे धीरे करेंगे। तो सभी ध्यान से सुनना। देखो, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी अपन किसे कहेंगे? देखो, मनुष्य के शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न क्या होती हैं? जैविक क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं होती हैं। ह्यूमन जो बॉडी होती है उसमें क्या होगी? विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं और इन विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए विभिन्न जैविक क्रियाओं को क्या करने के लिए? संपन्न करने के लिए हमें वातावरण के साथ क्या बनाना पड़ता है? समस्थापन बनाना पड़ता है। भाई, ये जो लाइन मैंने आपको अंडरलाइन कर रखी है, इंपॉर्टेंट है। इसको अपन होमोस्टैटिक्स भी कहते हैं 11th क्लास में, अगर आपको ध्यान हुआ, पढ़ा हुआ हो तो वापस से देखो। मनुष्य के शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं। उन जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए किसके साथ समस्थापन करना पड़ता है? वातावरण के साथ समस्थापन बनाना पड़ता है। और इस कार्य के लिए, कौन से कार्य के लिए? इस कार्य के लिए हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अतः अपन कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का सम्मिलित अध्ययन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाएं होंगी और उन जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए वातावरण के साथ होमोस्टैटिक्स यानी कि समस्थापन बनाना पड़ता है। और इस कार्य के लिए वातावरण के साथ समस्थापन बनाना पड़ेगा। इस कार्य के लिए हमारे शरीर का कौन सा तंत्र? हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो इन दोनों तंत्रों का, और दोनों तंत्र कौन कौन से? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का जो सम्मिलित अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, किसे कहेंगे? यानी कि
तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का जो सम्मिलित रूप से जो अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं। तो बच्चों आप लिखना कि हमारे शरीर में जब जैविक क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न करने के लिए वातावरण के साथ समस्थापन बनाना पड़ता है, और इसके लिए हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र जिसमें केंद्रीय परिधीय स्वायत्त आ जाएंगे और अंतःस्रावी तंत्र दोनों मिलकर एक साथ क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो इन दोनों तंत्रों का जो सम्मिलित रूप से जो अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? तो चलो आगे अपन देखते हैं। अगला जो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मानव के शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां। मानव के शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां। तो ध्यान रखना कि मानव के शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। और 3 प्रकार की ग्रंथियां कौन कौन सी? नंबर 1 है अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? नंबर 1 हो जाएगी अंतःस्रावी ग्रंथि, नंबर 2 जाएगी बहिस्रावी ग्रंथि, और नंबर 3 कौन सी हो जाएगी? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर की अगर अपन बात करें तो पूरी ह्यूमन बॉडी में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। देखो यहां पर अंतःस्रावी ग्रंथि को यानी कि इस ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। भाई आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि कहलाती है, तो ध्यान रखना अंतःस्रावी ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस ग्रंथि से स्रावित जो पदार्थ होगा, स्रावित पदार्थ नलिकाओं में बहकर सीधा रुधिर में बहता है। ठीक है भाई, आपसे पूछ लिया जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, क्यों? तो आपका इतना ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि इस ग्रंथि से जो भी पदार्थ निकलेगा वो नलिकाओं में नहीं बहेगा, वो सीधा किसमें बहेगा? रुधिर में बहता है, इसलिए इसे नलिका विहीन ग्रंथि के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। अगला पॉइंट, इस ग्रंथि से स्रावित पदार्थ, इस ग्रंथि से क्या स्रावित पदार्थ क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। ये भी इंपोर्टेंट लाइन निकल कर आई है कि कौन सी ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं,
क्योंकि इन ग्रंथियों से जो स्राव निकलेगा, जो पदार्थ निकलेगा, वो नलिका में नहीं बहेगा, वो किस में बहेगा, रुधिर में बहेगा। और नंबर 3 पॉइंट मैंने आपको बात बताई कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से, यानी कि इन ग्रंथियों से जो पदार्थ स्रावित होगा उस पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। क्या कहेंगे, हार्मोन। अब आप पूछेंगे कि सर इनके एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन सी जो ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, और कौन सी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो कौन कौन सी ग्रंथि हो जाएंगी, जैसे पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है आदि, ETC, यानी कि इत्यादि भी अपन लिख सकते हैं। ये जो ग्रंथि मैंने लिखी, ये ग्रंथि कैसी है, ये ग्रंथि नलिका में, क्योंकि इन ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलेगा वो सीधा रुधिर में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। चलो दूसरा अगर मैं बात करूं, बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरा जो अपना पॉइंट है बहिस्रावी ग्रंथि। देखो इस ग्रंथि को अपन कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथि, नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। भाई जो बहिस्रावी ग्रंथि है, उस बहिस्रावी ग्रंथि को आप क्या कहेंगे, नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। क्यों, रीजन बात करें अपन रीजन की, क्योंकि इससे स्रावित पदार्थ, स्रावित जो पदार्थ होता है वो नलिकाओं में बहता है। ये आपका फैक्टर हो जाएगा कि भाई बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है, उस बहिस्रावी ग्रंथि को आप नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस ग्रंथि से जो भी पदार्थ निकलेगा वो किसमें बहता है, नलिकाओं में बहता है। एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन सी ग्रंथि हैं, जैसे सवेत ग्रंथि है, CBCS ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, ठीक है, और आहार नाल की पाचक ग्रंथियां, आहार नाल की पाचक ग्रंथियां। ये देखो मैंने ये आपको ग्रंथियां पढ़ा भी दी है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, अधोजिह्वा, अधोजंब और कौन सी, पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, हो गए। तो कौन कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी का कार्य करेगी, सवेत ग्रंथि है, CBCS ग्रंथि है, ठीक है, लार ग्रंथि है, और आहार नाल की कौन सी ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि है। उसके बाद में तीसरा अगर अपन पॉइंट देखें, 2 मैंने करवा दी, तीसरा देखते हैं अपन, देखो जो तीसरा पॉइंट आपने अंतःस्रावी पढ़ लिया, बहिस्रावी पढ़ लिया, तीसरा अगर पॉइंट देखते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, देखो ये जो मिश्रित ग्रंथि है ये दोनों का कार्य करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि और
बहिस्रावी ग्रंथि, दोनों का सम्मिलित रूप से क्या करती है, कार्य करती है। भाई जो मिश्रित जो ग्रंथि होगी वो मिश्रित ग्रंथि अंतःस्रावी का भी कार्य करेगी और किसका कार्य करेगी, बहिस्रावी ग्रंथि का भी क्या करती है, कार्य करती है। और यदि अपन उसमें उदाहरण देखें तो पैंक्रीज ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, देखो ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये दोनों का कार्य करती है, ये बहिस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि का भी क्या करती है, कार्य करती है। उसके बाद में अगला टॉपिक है अपना, ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है अंतःस्रावण शब्द दिया, किसने दिया, क्लॉड बर्नार्ड ने, कब दिया, 1955। ये कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं कि जो अंतःस्रावण जो शब्द है, अंतःस्रावण जो शब्द है वो किसने दिया था, अंतःस्रावण जो शब्द है वो दिया था किसने, क्लॉड बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1955। अगला पॉइंट देखो, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक, विज्ञान का जनक। तो ध्यान रखना अंतःस्रावी जो विज्ञान का जो जनक है वो है थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन, ठीक है। तीसरा अगर पॉइंट अपन देखें, हार्मोन जो शब्द है 1905 में स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने ठीक है। लेकिन अगला जो पॉइंट है, स्टर्लिंग जो वैज्ञानिक है, स्टर्लिंग ने हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ की संज्ञा दी, ठीक है। देखो यहां पर अपन देखते हैं कि जो अंतःस्रावण जो शब्द है वो किसने दिया, क्लॉड और बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने, कब दिया, 1955 में। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है तो आपको बताना है थॉमस एडिसन वैज्ञानिक है। अगर आपको पूछे कि हार्मोन शब्द किसने दिया तो ध्यान रखना हार्मोन शब्द दिया था सर्वप्रथम 1905 में, किसने दिया था, स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इस स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने इस हार्मोन को किसकी संज्ञा दी, उत्तेजक पदार्थ की संज्ञा दी। उसके बाद में अगर अपन बात करें 1903 में, एक तो ये वैज्ञानिक था कौन सा, स्टर्लिंग वैज्ञानिक था, और दूसरा वैज्ञानिक कौन सा था, बेलिस। इन दोनों वैज्ञानिक ने सबसे पहले ग्रहणी की, किसकी, ग्रहणी की श्लेषणीय, ग्रहणी की श्लेषणीय झिल्ली से कौन सा हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन,
यानी कि 1903 में स्टर्लिंग और बेलिस नामक वैज्ञानिक ने ग्रहण की श्लेष्मीय झिल्ली से कौन सा हार्मोन प्राप्त किया? तो ध्यान रखना, कौन सा हार्मोन प्राप्त किया? सिक्रेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन प्राप्त किया? सिक्रेटिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान रखना। हार्मोन शब्द दिया था 1905 में स्टर्लिंग ने, लेकिन स्टर्लिंग जो वैज्ञानिक था उसने हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ की संज्ञा दी। उसके बाद में 1903 में आता है स्टर्लिंग और बेलिस, इन्होंने ग्रहणी की श्लेष्मीय झिल्ली से एक हार्मोन निकाला और वो हार्मोन का नाम क्या है? सिक्रेटिन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ग्रहणी की श्लेष्मीय झिल्ली से कौन सा हार्मोन प्राप्त हुआ, तो आपको बताना है कौन सा? सिक्रेटिन। चलो अगर आप आगे चलते हैं, देखो अगला जो पॉइंट है हमारे पास से वो है हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि हार्मोन। हार्मोन किसे कहते हैं? मैं यहां पर परिभाषा लिख देता हूं। ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो बाह्य या आंतरिक उद्दीपनों के कारण, हार्मोन किसे कहेंगे? ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो बाह्य या आंतरिक उद्दीपनों के कारण अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन को निकलने के लिए प्रेरित करते हैं, जो अपनी लक्ष्य कोशिका तक पहुंचकर, जो अपनी लक्ष्य या जो अपने लक्ष्य अंगों या फिर किसमें कोशिका तक पहुंचकर कोशिका को प्रभावित करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। देखो यहां पर मैंने जो परिभाषा लिख दी वो किसकी लिखी है? हार्मोन। मैंने क्या लिखा है? ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो बाह्य या आंतरिक उद्दीपनों के कारण, या तो बाह्य उद्दीपन या आंतरिक उद्दीपनों के कारण अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, उस अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन को निकलने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, और फिर वो हार्मोन अपने लक्ष्य कोशिका या अंत तक पहुंचकर उसे क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। उससे अपन क्या कहेंगे? हार्मोन कहते हैं। क्या कहेंगे? हार्मोन कहते हैं। वापस से देख लो, ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कि बाह्य या फिर आंतरिक वातावरण के कारण उद्दीपित होकर अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन को निकलने के लिए प्रेरित करते हैं, और फिर ये जो हार्मोन होते हैं लक्ष्य कोशिका तक क्या हो जाते हैं? पहुंचकर उन कोशिका उस अंगों को प्रभावित करते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। और ये जो हार्मोन होते हैं ऐसे रासायनिक दूत होते हैं, लिख सकते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन ऐसे रासायनिक दूत होते हैं, ऐसे रासायनिक दूत होते हैं
जिनका निर्माण भोजन में नहीं होता। ठीक है, मैंने क्या लिखा, हार्मोन ऐसे रासायनिक दूत होते हैं जिनका जो निर्माण होता है भोजन में नहीं होता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा संश्लेषित होते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो मैंने हार्मोन की परिभाषा बताई, ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो बाह्य या फिर आंतरिक उद्दीपन के कारण अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन को निकलने के लिए प्रेरित करते हैं और लक्ष्य कोशिका तक पहुंच जाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। और हार्मोन ऐसे रासायनिक दूत होते हैं जिनका निर्माण भोजन में नहीं होता है। जिसका निर्माण किस में नहीं होता है, भोजन में नहीं होता है। ये हार्मोन किसके द्वारा संश्लेषित होते हैं, हार्मोन का निर्माण होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। उसके बाद में अपन देखते हैं हार्मोन के विशेषताएं। अगला पॉइंट अपना हार्मोन की विशेषताएं। हार्मोन की विशेषताएं, देखो हार्मोन की अगर अपन विशेषताएं देखें तो नंबर 1 हो जाएगा हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। नंबर 2 हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं। नंबर 3 हार्मोन अपने क्रिया क्षेत्र से दूर जाकर क्रिया करते हैं। भाई पहला पॉइंट मैंने लिखा, जो हार्मोन होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं। हार्मोन अपने क्रिया क्षेत्र से, यानी कि जहां पर हार्मोन का निर्माण होता है वहां से दूर जाकर और फिर वो क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। नंबर 4 हार्मोन का जो अणुभार होता है वो कैसा होता है, कम होता है। और जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन का संचय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और देखते हैं ये जो हार्मोन होते हैं क्या होते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं अल्प मात्रा में क्या होंगे, अल्प मात्रा में क्या हो जाएंगे, स्रावित होकर और उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। भाई मैंने विशेषता आपको फटाफट बता दी है। हार्मोन का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। हार्मोन अपने क्रिया क्षेत्र से दूर जाकर क्रिया करते हैं। हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं। हार्मोनों का जो अणुभार होगा वो कम होगा। हार्मोनों का संचय नहीं किया जा सकता। और जो हार्मोन होते हैं ये अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं और उपापचय क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और जो हार्मोन होते हैं ये हार्मोन की अगर प्रकृति देखें या तो प्रोटीन प्रकृति की होगी या फिर स्टीरॉइड प्रकृति यानी कि वसा प्रकृति के होते हैं। अधिकांश जो हार्मोन होते हैं वो कौन सी प्रकृति के बने होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के बने होते हैं।